नमस्कार दोस्तों, राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी आज फिर से एक बार अपने स्टूडियो में पूर्वांचल के युवा नेता माननीय श्री रणविजय सिंह के साथ कुछ नए साल की चर्चा पे आगे बढ़ता हूं। कुछ तीखे सवाल होंगे और आप किसान राजनीति से आते हैं और आपके पिता और आप स्वयं समाजवाद की एक परिकल्पना को मूर्त रूप देने में हर पुरजोर कोशिश लगाते हैं। चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कदम जो आम जनमानस के लिए अच्छा ना हो, उसके लिए लड़ना। कई बार इनके पिताजी इसके नाते जेल गए, लाठियां भी पड़ी। ऐसे परिवार से, ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं रणविजय जी। आज उनके साथ एक चर्चा पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ तीखे सवाल होंगे क्योंकि नेता है तो नेता से तो हमारा काम है सवाल पूछना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्योंकि सन 2025 एकदम दस्तक दे के खड़ा है और उसका हम स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि क्या रणनीति बनाएंगे रणविजय सिंह जी, क्या इनकी पार्टी की सोच होगी, क्योंकि 25 करीब है 27 के। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मेरे तरफ से नव वर्ष की अग्रिम बधाई। आने वाला नया साल आप लोग के लिए मंगलमय हो, आपके परिवार में खुशहाली आए, यही ईश्वर से प्रार्थना और कामना है। रही बात राजनीति की, तो जहाँ तक राजनीति का सवाल है और आपने पूछा कि आपके पार्टी की क्या रणनीति होगी, हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हैं, लगातार हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक मजबूत विपक्ष की तरह, लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज होता है, एक मजबूत विपक्ष की तरह समाजवादी पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लगातार लड़ने का काम कर रही है। और लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। चुनाव तो 2027 में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तैयारी अभी से शुरू है। और समाजवादी पार्टी जो लगातार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूला पर काम कर रही है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो पीड़ित लोग, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जो इस सरकार में पीड़ित हो रहे हैं, उनके साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सभी जातियों के लिए, धर्मों के लिए काम करती है और खास तौर पर पीडीए के फार्मूले पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर, आपने 27 कहा, मैं इसी बीच एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपने 27 कहा, अगर चुनाव 2025 में भी होता है, 26 में भी होता है, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। इस बात पे फिर मैं आगे प्रश्न करता हूं। अभी जल्दी में ही मैंने देखा, जब आपने कहा कि हम संघर्ष करेंगे, तो फेसबुक और पेपर के माध्यम से खबरें देखी मैंने कि जल्दी में आप लोगों को प्रशासन के द्वारा नजरबंद किया गया या रोका गया। वो क्या मामला था? एक किसान का मामला था, क्या मामला था? उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जहां तक हम लोगों का सवाल है, और अभी आपने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पिताजी ने किसानों की लड़ाई शुरुआती दौर से लड़ने का काम किया, और अभी हाल की बात आपने किया जिस मुद्दे पर हमारे पिताजी को और हमको अपने ही घर में नजरबंद किया गया था। हमारे यहाँ किसानों का एक मामला है जनपद कुशीनगर का। हाटा में एक ढाणा चीनी मिल है। उस चीनी मिल को स्वर्गीय नेताजी ने अपनी सरकार में मेरे पिताजी के कहने पर लगाया था। उस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे और मेरे पिताजी ने अनुरोध किया कि हाटा के ढाणा में एक चीनी मिल लगनी चाहिए। उस समय जब नेताजी की सरकार थी तो लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहित किए गए। लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों का अधिग्रहण हुआ। लेकिन
माननीय नेताजी, हमारे पिताजी और प्रशासन ने किसी किसान के ऊपर डंडा नहीं चलाया। किसानों के साथ मिलकर, किसानों के साथ बैठकर किसान ने जो भी मांगा, मुंह मांगा रकम समाजवादी पार्टी की सरकार ने देने का काम किया और किसान को संतुष्ट करते हुए उनका जमीन लेने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रहती है, सरकार में रहती है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा किसानों के खिलाफ काम करती है। उसी चीनी मिल की एक एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है और जबरदस्ती किसानों के जमीन को प्रशासन के सहयोग से कब्जा लेने का काम किया गया और अभी उनके खाते में पैसा भी नहीं दिया गया, उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। बिना मुआवजा दिए उन किसानों की जमीन को जबरदस्ती कब्जा करने का काम सरकार और प्रशासन ने किया। उसका विरोध जब किसानों ने किया तो किसानों के ऊपर लाठी बरसाई गई। मौके पर मेरे पिताजी श्री राधेश्याम सिंह जी भी पहुंचे, हम लोग भी पहुंचे, समाजवादी पार्टी पहुंची और मेरे पिताजी ने अल्टीमेटम दिया कि 15 तारीख तक अगर किसानों के मुद्दे का समाधान नहीं होगा, चीनी मिल प्रशासन, सरकार और प्रशासन अगर इस मुद्दे पर बैठकर अगर कोई कदम नहीं उठाएगा तो उन्होंने एक तारीख दिया कि इस तारीख को हम लोग एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने का काम करेंगे। जब 15 तारीख तक हमारे पिताजी ने समय दिया था, 16 तारीख को जब उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदया को जब ज्ञापन हम लोग देने जा रहे थे तो वहां भारी संख्या में पुलिस बल भेज के हम लोगों को रोक दिया गया। और आप सोचिए कि एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जहां आप लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, आप लोकतांत्रिक तरीके से धरना भी नहीं दे सकते हैं। इस सवाल पे मैं एक प्रश्न करता हूं। एक मिनट। हाँ। लोकतांत्रिक तरीके से आप आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। और उस समय हम लोगों ने ये मांग किया कि या तो हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, या तो हम लोगों का मकसद सिर्फ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का है, या तो उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ आकर हम लोगों का ज्ञापन लें। और उप जिलाधिकारी महोदय और प्रशासन के लोग मेरे ही कार्यालय पर आकर उन्होंने ज्ञापन लिया और हम लोगों ने, जो हम लोगों की मांग थी और किसानों की उचित मांग थी कि किसानों को उचित मुआवजा मिले और किसानों को संतुष्ट करके ही जमीन का अधिग्रहण हो, यही हम लोगों की मांग थी। यही ज्ञापन हम लोगों ने प्रशासन को दिया। मैं आपकी बात को फिर से एक बार रोकना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि 27 में हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके अखिलेश जी के नेतृत्व में आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन अभी उपचुनाव हुआ था और आप 2 सीट पे जाके सिमट गए थे, तो क्या नहीं लगता आपको कि ये परिकल्पना अभी उतनी मजबूती से नहीं आगे बढ़ रही है? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली और प्लस कांग्रेस गठबंधन को मिली। आप बता दीजिए 4 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया, कौन सा ऐसा काम कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें जीत जाती है। आप बता दीजिए, आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, शिक्षा मित्र परेशान है, अनुदेशक परेशान है, समाज का हर परेशान और दुखी है। रही बात सीटों के जीतने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन को आगे करके इस चुनाव को लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के वोटरों को, खास तौर पर जो पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके वोटरों को रोककर और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और 2027 की जहां तक बात है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 27 का चुनाव आम चुनाव होगा, प्रशासन का कोई दखल नहीं होगा। इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के और प्रशासन के जो थानाध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। कप्तान और डीएम
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर जब आम चुनाव होगा, जिस तरह आम चुनाव लोकसभा में हुआ और समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली, ठीक उसी तरह जब आम चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेगी। अभी जल्दी में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया, कहीं ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी इस बात को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाना चाह रही है, उनके वक्तव्य को? देखिए, दुर्भाग्य है, देश के गृह मंत्री जिनको देश ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और सदन के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खड़े होके बाबा साहब के बारे में ओछी ओछी टिप्पणी किए, ये दुर्भाग्य है। मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री जो उनके नेता हैं, जब 2014 में प्रधानमंत्री बन के जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं संसद भवन के अंदर जाते समय। आप बता दीजिए, और जब संसद भवन के अंदर देश के गृह मंत्री और वहां बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, उनके सामने जब वो अंबेडकर जी के खिलाफ ओछी टिप्पणी करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है कि एक तरफ संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी होती है और देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, और एक तरफ जनता को दिखाने के लिए, मीडिया में आने के लिए जब वो लोकतंत्र के मंदिर में प्रधानमंत्री बनकर जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, आप बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता, और सुनिए, आपने ये कहा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी महापुरुषों का सम्मान करती है। मैं क्षत्रिय हूं, हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंशज हैं। मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी कभी महापुरुषों का अपमान नहीं करती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ टिप्पणी की गई तो सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विरोध किया। इसके लिए मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी के लाखों और करोड़ों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। और मैं तो ये भी कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि या तो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बर्खास्त करें या अमित शाह जी को इस अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो आपका जो कहना है, इस तरह से तो आप लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, तो कहीं आप भी तो इस तरह से जैसे एक वक्तव्य को पकड़ना, यहां तक ले आना, क्या कहेंगे इसको आप? मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। उत्तर प्रदेश और देश की आम आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करती है। और अभी आपने लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में आपने देखा, अयोध्या की सीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते। इससे यह प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के धर्म और जात के राजनीति से अब ऊब चुकी है। और अभी आपने जहां तक बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई, इसके बारे में आपने कहा कि समाजवादी पार्टी इसके लिए राजनीति कर रही है। मैं आपको बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब को अपना मसीहा मानती है। और बाबा साहब कोई एक जाति के व्यक्ति नहीं थे, एक जाति के नेता नहीं थे। बाबा साहब जिन्होंने संविधान की रचना की, जो संविधान के शिल्पकार थे, आज आम व्यक्ति, गरीब, अमीर, राजा हो, राजा का बेटा हो, चाहे कोई हो, उसको अगर एक वोट का अधिकार मिला तो हमारे संविधान की वजह से मिला। और आज गांव का किसी भी जाति का व्यक्ति हो, आज राजनीति में आ रहा है, नौकरी में आ रहा है, तो ये बाबा साहब की देन है।
जीवन जीने का तरीका बाबा साहब ने सिखाया। और बाबा साहब को अगर एक जाति की बात की जाए, एक जाति का नेता माना जाए, एक जाति का व्यक्ति माना जाए, तो निश्चित तौर पर यह गलत होगा, बाबा साहब का अपमान होगा। बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की, जिनको संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, उनको एक जात से जोड़ना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो मैं ये मान के चलो कि समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांतों को अब पूरे तरीके से फॉलो करेगी। आज से नहीं, समाजवादी पार्टी पहले से लोहिया जी के और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलती आ रही है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब कमजोरों की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और जब जब समाज में, देश में, प्रदेश में अन्याय होगा, अत्याचार होगा, गरीबों के ऊपर उत्पीड़न होगा, किसी महापुरुष का अपमान होगा, समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। एक बहुत मेरा पर्सनल विषय है, मन है मेरा पूछने का आपका जी। ये जो बेरोजगारी का मामला है, युवाओं को नौकरी के लिए, जैसे मैं पहले देखता था कि बीटीसी है, बीएड है, गांव-गांव में चलता था, छोटे-छोटे कस्बों में इसे पढ़ते थे लोग और नौकरी की तरफ आगे बढ़ते थे। इंटर कॉलेज में टीचर्स योग्य लोग जाते थे, मैनेजमेंट कर लेता था, कई बार वैकेंसी लेट होती थी। अभी में जल्दी में इन सब चीजों में काफी ब्रेक लगा। कैसे देखते हैं आप, ये ठीक हो रहा है कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए? आपकी सरकार आए तो क्या करेंगे? हमारी सरकार ने किया था, आपको याद होगा, हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों को अस्थायी नौकरी देने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही शिक्षा मित्रों को हटा दिया गया। और मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो वर्तमान सरकार है, इसके पास कोई नीति नहीं है। इस वर्तमान सरकार के पास नौजवानों के लिए कोई नियत नहीं है। याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। 2 कार्यकाल बीत गया, 10 साल, और 11वां साल चल रहा है। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं नौजवानों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 10 साल आप प्रधानमंत्री रहे, क्या 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला? इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हमारे देश का युवा और नौजवान है। और निश्चित तौर पर मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। दोनों सरकारों को कोई ऐसी नीति बनाना चाहिए, दोनों सरकारों को कोई ऐसा नियत रखना चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिले। अभी देखिए, केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लागू किया। आप बताइए, 18 साल का नौजवान सेना में जाएगा और 4 साल में रिटायर हो जाएगा, 4 साल बाद वो फिर सड़क पर आ जाएगा। क्या यही नीति होनी चाहिए? हमारी सोच है कि युवाओं को अस्थायी रोजगार मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे अगर आप सरकार में आएंगे? क्या आप शिक्षा मित्रों को, अन्य निदेशकों को या बीटीसी बीएड करने वालों के लिए नया रास्ता खोलेंगे? आपको लगता हो पाएगा? हम लोगों ने किया है। आपको पता होगा कि हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को अस्थायी नौकरी देने का काम किया। जब नेताजी की सरकार, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, एक साथ 1000 विद्यालयों को उन्होंने एडिट किया था। संस्कृत विद्यालय को भी उन्होंने एडिट करने का काम किया। तो सरकार की नीति है अगर अच्छी है, सरकार की सोच अच्छी है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मालिक होते हैं, वो कोई भी नियम बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है तो समाजवादी पार्टी ने किसानों और नौजवानों के लिए काम किया है। और ये हम लोग की प्राथमिकता में है। 27 में सरकार बनेगी तो हम लोग सबसे ज्यादा काम किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए करने का काम करेंगे। आम जनमानस को लगता है, मैं अगर आम जनमानस की बात करूं तो सरकारी कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं अपने वजूद को थोड़ा कम किया, जिससे धीरे धीरे ये प्राइवेटीकरण बढ़ रहा है। इसको नहीं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप देखिए, निजीकरण रुकना चाहिए। आज आप देख लीजिए, कोई भी विभाग है, सब में आउटसोर्सिंग पे काम हो रहा है और लोगों को अस्थायी नौकरी से हटाया जा रहा है। अभी देखिए, बिजली विभाग में हमारी सरकार ने विधानसभा में इस मामले को हमारे नेताओं ने उठाया था कि कम से कम बिजली विभाग को
निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। और ये सरकार एक एक करके जितनी भी नौकरियां हैं उसको निजी हाथों में देने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर इससे समाज का और प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। ठीक है। कोरोना के समय सरकारी कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति अच्छे से दर्ज की थी, ये बात सही है। और जिस तरह से उन्होंने उस आपाधापी की स्थिति में सरकारी लोगों ने, चाहे वो पुलिस हो चाहे मेडिकल से जुड़े लोगों ने, अच्छे से किया था, ये बात सही है। लेकिन समाज में अभी भी सरकारी कर्मचारियों का जो मतलब विश्वसनीयता है वो घट रही है। तो इस पे प्राइवेटीकरण अगर नहीं किया जाए तो इसको किया क्या जाए, यह आम जनमानस का प्रश्न है आपसे। कैसे इसको और ठीक किया जाए? देखिए, कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए। आप बता दीजिए, कोरोना काल में जितने सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, क्या वो घर में बैठे रहे? हाँ, नहीं, उन्होंने ही किया, उन्होंने काम किया। पुलिस विभाग ने अपना काम किया, अस्पतालों में डॉक्टरों ने अपना काम किया। देखिए, हर व्यक्ति जिस अपने नौकरी में होता है वो अपना 100% देने का काम करता है। हाँ, अगर कोई कमी है तो कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिससे उसमें सुधार आए, लेकिन उसको उसका निजीकरण कर देना, निजी हाथों में दे देना। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। अभी एक दिन मैं अपने कार्यालय पर बैठा था और वहाँ के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन सा विभाग है, उस विभाग के कुछ कर्मचारी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों को तनख्वाह ठीक से मिलता था, लेकिन जब से इसको निजीकरण कर दिया गया, निजी हाथों में दे दिया गया है, अगर हम लोग 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो जो वहाँ का हेड है वो हम लोगों को अपशब्दों का प्रयोग करता है, हम लोग को मारने के लिए कहता है और कहता है मैं नौकरी से निकाल दूंगा। तो ये डर भी पैदा किया जाता है लोगों के अंदर काम कराने के लिए। तो निश्चित तौर पर जब निजीकरण होगा और नौकरियां निजी हाथों में जाएंगी तो सामंतवादी चीजें होंगी और कर्मचारियों को उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि इसका बैलेंसिंग विकास किया जाए। यस। ना कि एक पक्ष को बढ़ाया जाए और हाँ। अच्छा, बीजेपी आज की राजनीति में कहा जाता है जैसे अधिकारियों को खूब पावर दिया गया, पहले के समय में अधिकारियों को नहीं दिया गया था, और इसको कैसे लेते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुझे कहना नहीं चाहिए, कि चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे अस्पताल हो, आप बता दीजिए घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं। आप पता कर लीजिए आम आवाम से। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, अब मुझे नहीं लगता अधिकारियों को पावर दी गई है या नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आम आवाम और गरीब परेशान है। गरीब थाने में नहीं जाता। मैंने तो एक दिन अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि गरीब डर के मारे थाने में नहीं जाता है रिपोर्ट लिखवाने, कि मैं रिपोर्ट लिखवाने जाऊंगा और मेरे जेब में पैसा नहीं है, उल्टा सिपाही और थानेदार हमसे पैसा मांगेंगे। ये स्थिति आ गई है। इस गर्म चर्चा के साथ और एक चीज और बता दूं, पासपोर्ट के नाम पर भी गांव में पैसा मांगा जा रहा है। मेरे पास तमाम लोग आते हैं, जब हम लोग कार्यालय पर जन समस्याएं सुनते हैं तो लोग हमको बताते हैं कि हमारा थाने में हमारा पासपोर्ट है, इतना पैसा मांगा जा रहा है। हम लोग फोन करके कहते हैं। मैं अगर सीधे क्वेश्चन करूं, आप पिता पुत्र जो है आए दिन समाज के बीच में जाते हैं और सरकार के खिलाफ उठते हैं, पक्ष में नहीं है विपक्ष में है, तो जब कई बार चीजें नहीं होती हैं और लगता है कि हम उतने मजबूत नहीं हैं, कैसे बल मिलता है आपको? किसको प्रेरणा मानते हैं? क्या चीजें आपको छूती हैं? देखिए, ये समय है और समय परिवर्तनशील होता है और व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए। हम लोगों ने सरकार भी देखा है, विपक्ष भी देख रहे हैं। सरकार में थे तो हम लोग कलम से काम करते थे, और विपक्ष में हैं तो हम लोग जनता की ताकत पे काम करते हैं। और जो हम लोग के पास कोई भी पीड़ित आता है, हम लोग कोशिश करते हैं उसकी मदद करें।
अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम हम लोग करते हैं। और रही बात प्रेरणा की, तो स्वर्गीय नेताजी और मेरे पिताजी श्री राधेश्याम सिंह जी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, इन लोगों से मैं प्रेरणा लेके काम करता हूँ। स्वर्गीय नेताजी का राजनीति में एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है और मेरे पिताजी ने संघर्ष करके राजनीति में अपनी पहचान को बनाने का पहली काम बार किया। निर्दल जीते थे आप? बिल्कुल निर्दल जीते थे। उसके बाद वो समाजवादी में मुलायम सिंह जी के साथ आगे पहली बार निर्दल जीते और निर्दल जीतने के बाद ही मुलायम सिंह जी हाँ नेताजी के साथ रहे और तब से लगातार हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं। और आपने कहा कि क्या प्रेरणा देती है, तो नेताजी के विचार, हमारे पिताजी के विचार और माननीय अखिलेश यादव जी के विचार मुझे प्रेरणा देते हैं। और कभी कभी जब मैं अकेले में बैठता हूँ तो मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता को पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ, साहित्य में भी तो आपकी रुचि है। और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आप लिखते भी हैं, आए दिन मैं देखता हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे लिखने और पढ़ने का शौक है। हाँ। तो मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ता हूँ। क्या लाइन है, कुछ लाइन सुनाए अगर तो? हाँ, उनकी कई कविताएं हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी उनकी जो कविता है जो मुझे प्रेरणा देती है, उनकी एक कविता है रश्मि रथी की। रश्मि रथी में तो बहुत हैं। हाँ। लेकिन उसमें एक कविता है, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना दूंगा। अच्छा भी लगेगा कि सच है विपत्ति जब आती है। हाँ, बिल्कुल। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उफना मुख से कहते हैं, जो आ पड़ता उसे सहते हैं। संकट का चरण न गहते हैं। है कौन विघ्न इस जग में, है कौन विघ्न इस जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब मानव जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्या बात है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ये कविता जो है, ये लाइनें मुझे हमेशा प्रेरणा देने का काम करती है। इस तरह के साहित्य आपको पसंद आता है? जी। चलिए, बढ़िया। आजकल एक प्रश्न, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। खेल में आपने बड़ी रुचि रखी जी। क्या एक दो ऐसे खिलाड़ी का नाम बताएंगे जो आपको बड़े पसंद है? आप तो भारतीय टीम के साथ साथ देखता हूँ आप विदेशों की टीम पे भी बड़ा रुचि रखते हैं, तो आप एक समग्र भाव रखते हैं कि सभी खिलाड़ियों पे। जी। तो एक दो ऐसे खिलाड़ी। देखिए, मैं क्रिकेटर रहा हूँ। हाँ। और मैं अपने कॉलेज का मैं कैप्टन भी था। अच्छा। मैं जब स्कूल में खेलता था, स्कूल का भी कैप्टन था मैं। आपकी शिक्षा लखनऊ? हाँ, लखनऊ में हुई। महर्षि विद्या मंदिर में इंटर तक मैं पढ़ा। हाँ। वहाँ भी मैं अपने क्रिकेट टीम का कैप्टन था। और बाबू बनारसी दास में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, MBA किया, उस समय भी मैं अपने क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा। और मुझे क्रिकेट में रुचि है। अब आप खिलाड़ियों की बात करेंगे तो भारतीयों में मुझे बैटिंग में राहुल द्रविड़। अच्छा, परफेक्ट मैन। और जहीर खान, गेंदबाज। जी, मतलब जो मैंने क्रिकेट को देखा है, जहीर खान ने भारतीय गेंदबाजी को एक ऊंचाई दी थी अपने दौर में। हाँ। और वर्तमान में मुझे ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर है स्टीवन स्मिथ। अच्छा। वो मेरे पसंदीदा बैट्समैन है। और बॉलिंग में मैं डेल स्टेन, जो दक्षिण अफ्रीका के बहुत अच्छे बॉलर थे, वो मुझे पसंद थे। अच्छा, आज से 20 साल पहले अगर बात की जाए कपिल देव के समय की टीम को, तो उसमें सबसे अच्छा कौन लगता था? कभी देखा उस चीज को? नहीं, उस 20 साल पहले नहीं। आपको हाईलाइट वगैरह या? देखिए, मुझे कपिल देव की मैंने वो इनिंग तो नहीं देखी है जो उन्होंने 175, हाँ, शायद वो रिकॉर्ड भी नहीं हुई जिम्बाब्वे, हाँ, रिकॉर्ड नहीं हुई थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जो 175 बनाया था। लोग बताते हैं कि वो इस शताब्दी की सबसे अच्छी इनिंग है। हाँ, जो कपिल शर्मा हाँ, शो में आए और थे। उस समय जब वेस्ट इंडीज टीम का बोलबाला था और लगातार 2 विश्व कप जीत के वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, तो भारतीय टीम उस समय
भारतीय टीम को बहुत हल्के में लिया जाता था। जब हमारे खिलाड़ी, मैं उसमें एक फिल्म ही बनी थी 1983 करके, उसको मैंने देखा। उसमें जब भारतीय टीम वहाँ खेलने गई थी तो वहाँ भारतीय टीम का इंग्लैंड में मजाक उड़ाया जाता था। और भारतीय टीम ने कपिल, देखिए मैं अभी जो रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइन है, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो कपिल देव जी के नेतृत्व में अगर आदमी का मनोबल ऊंचा है, अगर आदमी के अंदर संघर्ष करने की कुवत है, तो बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी वो ढेर कर सकता है। और वही काम कपिल देव जी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने उस समय किया था। ठीक ठीक है। ठंडी में इस मौसम में क्या खाना इसमें मजा आ रहा है कि क्या खा इसमें? देखिए सबसे पसंदीदा अगर ठंडी में कहा जाए, हाँ। तो जो, पता नहीं आप लोग खाते होंगे या नहीं, हाँ। देहातों में हाँ। निमोना चावल। अच्छा, जो मटर की, हाँ, निमोना चावल पत्थर पे पीस के बनाया घर का बना हुआ, जो मेरी माता जी या मेरी जो पत्नी बनाती हैं, वगैरह डाल के। हाँ, वो मुझे पसंद। और उसके साथ मैं मूली, अच्छा, ये मैं ठंड में मुझे बहुत पसंद आता है। नहीं, सही है। तो राजनीति के उस उठापटक में आप फिट भी दिखते हैं, और मैं देखता हूँ तो क्या रामदेव की तरह खूब योगा वगैरह की क्या करते हैं कि खाने पे नियंत्रण रखते हैं? क्योंकि एक नेता को मैंने देखा, उसको इतना जहां जाता है कुछ न कुछ खाना पड़ता है, तो कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, मैं व्यायाम तो नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं मिलता है, लेकिन मुझे जब मौका मिलता है तो मैं सुबह टहलता हूँ या शाम को टहल लेता हूँ। और मेरा जो खान पान है उसको मैं संयमित रखता हूँ। मतलब पुराने जैसे नेता चलने के समय खूब चलते थे और खाने को बैलेंस करते थे, तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ। और हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हर आदमी के यहाँ पहुँचा जाए, और थोड़ा थोड़ा हर चीज हम लोग खाते हैं, किसी चीज को मना नहीं करते हैं, लेकिन संयमित तरीके से। जी, चलिए, आज बड़ी अच्छी चर्चा हुई और एक अच्छा समय आपने हमारे स्टूडियो में दिया। और हम चाहेंगे कि इसी के साथ जैसे जैसे राजनीतिक परिवर्तन हो, क्योंकि आपसे बात करने में और लोगों को, पिछला पॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आया और काफी लोग अच्छा महसूस किया। आप हमारे स्टूडियो में आया करिए और इसी तरह से तीखे प्रश्नों का अच्छा जवाब दिया करिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।